नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम मेड इन चाइना वाली दोस्ती का डीएनए टेस्ट करेंगे। चाइनीज माल की तरह चाइनीज दोस्ती का भी कोई भरोसा नहीं होता और ये बात चीन ने साबित कर दी है। दोस्ती की आड़ में चीन ने भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदलने की गुस्ताखी की है। चीन ने अपने नक्शे में भारत के इन इलाकों को चीन का हिस्सा बताना शुरू कर दिया है और उनका नाम भी बदल दिया है। इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहने की हिदायत भी दी है। चीन के राष्ट्रपति के इस बयान और अरुणाचल प्रदेश की 6 जगहों के नाम बदलने की टाइमिंग एक है और इसके पीछे एक गहरी कूटनीतिक साजिश है। आपके दिमाग में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या यह इतना आसान है कि चीन किसी दूसरे देश के इलाकों के नाम बदलकर उन्हें अपना बना ले। इसका जवाब आज हम आपको देंगे। हम आपको चीन की साजिश के बारे में समझाने के लिए भारत और चीन के बॉर्डर पर उस इलाके में आज लेकर जाएंगे जहां चीन की तरफ से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। आज तक कोई रिपोर्टिंग टीम इस इलाके में नहीं गई है। यह वीडियो विश्लेषण आज देश की आंखें खोल देगा। दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां के आर्थिक हालात की वजह से 74% लोगों का वजन एक साल में 8 किलो से भी ज्यादा घट गया है। आपको सुनकर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला की हालत ऐसी ही है। वहां के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े बोरों में नोट भरकर ले जाने पर भी घर का थोड़ा बहुत सामान ही खरीदा जा सकता है और ऐसे हालात की वजह से वहां के लोग अब सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर में ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको सोचने पर आज मजबूर कर देगी। इसके बाद हम भारत पर पड़ने वाले कूड़े के बोझ का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत का हर नागरिक हर रोज औसतन 400 ग्राम कूड़ा पैदा करता है और इस कूड़े का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता। हालात यह है कि आने वाले समय में भारत के ज्यादातर शहर कूड़े के बोझ में दब जाएंगे और हालात अगर नहीं सुधरे तो देश की राजधानी दिल्ली भी वर्ष 2047 तक कूड़े की वजह से बर्बाद हो जाएगी। इस विषय पर हमने रिपोर्टिंग की है और आज हम आपको जानकारियों से भरपूर एक शानदार विश्लेषण दिखाने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको उस नदी के बारे में भी बताएंगे जो सिर्फ 4 दिनों में सूख गई और ये भी दिखाएंगे कि गूगल अर्थ के नए वर्जन में हमारी धरती कैसी दिखती है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों की पुलिस ने साझा कार्रवाई की है। पुलिस ने इस अभियान के तहत 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जबकि 6 को हिरासत में लिया गया है। ये संदिग्ध देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने मुंबई के नजदीक मुंब्रा, पंजाब के जालंधर, बिहार के नरकटियागंज, यूपी के बिजनौर और मुजफ्फरनगर में कार्रवाई की। बिजनौर से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुंब्रा और जालंधर से एक आरोपी पकड़े गए हैं। आतंक के खिलाफ इस अभियान में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी और महाराष्ट्र की एटीएस और आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार की पुलिस शामिल थी। सर्वेलेंस में पाया कि ये लगातार आपस में विचार विमर्श कर रहे थे किसी एक घटना को काबिज करने के लिए। जो उनकी कार्रवाइयाँ थी वो एक आपराधिक षड्यंत्र माना जा सकता है। उसी को लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। भारत ने नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के बारे में पाकिस्तान सरकार से फिर से औपचारिक तौर पर जानकारी मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले के मुताबिक पाकिस्तान से जाधव के खिलाफ केस और अपील किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी तलब की गई है और अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक भी इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि कुलभूषण जाधव जी पाकिस्तान में कहां पर हैं। ये पाकिस्तान सरकार का कहना है कि वो उनकी कस्टडी में है और पाकिस्तान में है, लेकिन उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके हालात कैसे हैं, किस तरीके से वो हैं, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। भारत अब तक 15 बार कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की मांग कर चुका है, लेकिन उनसे मुलाकात की मंजूरी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले 2 साल में बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सीएम बनने के बाद पहली बार बुंदेलखंड पहुंचे योगी ने झांसी में बड़ी सभा की
उन्होंने बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने के लिए 6 लेन के एक्सप्रेसवे का भी ऐलान किया। एक 6 लेन एक्सप्रेसवे के साथ सीधे जोड़ने की कार्रवाई को दिल्ली के साथ पूरे बुंदेलखंड को जोड़ सकें, उस पर हम लोग कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। झांसी में योगी ने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता से कोई समझौता नहीं होगा। कोई समझौता नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। इससे पहले योगी ने झांसी में जिला अस्पताल, एक स्कूल, अनाज मंडी और एक तालाब का जायजा लिया। समीक्षा बैठक में योगी ने अफसरों को साफ आदेश दिया कि किसी भी शिकायत का निपटारा 3 दिन के अंदर करें। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर का औचक दौरा किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भारी अव्यवस्था और गंदगी का ढेर देखकर मोहसिन ने नाराजगी जताई। मोहसिन रजा को ऑफिस में कुछ जली फाइलें भी मिली, जिस पर उन्होंने घोटाले को छुपाने का शक जताया। इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो इस तरह की अनियमितता पाई गई कि दफ्तर ही बंद है, ताले पड़े हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि सरकार की सारी सुविधाएं लेने के बाद दफ्तरों में ताले पड़े हैं। मोहसिन रजा ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के दफ्तर का दौरा भी किया, जहां दफ्तर पर ताला लगा था और करीब सभी कर्मचारी नदारद थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आज दिल्ली, देहरादून, कानपुर और नोएडा समेत कई शहरों में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में अधिकारियों की बड़ी काली कमाई का खुलासा हुआ। देहरादून में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की देहरादून ब्रांच के एडिशनल जनरल मैनेजर शिव आश्रय शर्मा और उनके चहेते कॉन्ट्रैक्टर के कई ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की 8 टीमों की एक साथ छापेमारी में उनकी 600 करोड़ रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ। वहीं कानपुर में एडिशनल सेल्स कमिश्नर केशव लाल के कानपुर और नोएडा के ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी में 10 करोड़ रुपए कैश, 8 किलो ज्वेलरी और 2 किलो सोना चांदी जब्त की गई। जबकि नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने ओएसडी रहते हुए बिल्डरों को मनमाने ढंग से जमीनों का आवंटन किया, बिल्डरों को काफी रियायतें दी और इसके बदले में उन्हें फायदा मिला। यूपी सरकार के खादी और ग्राम उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने अपने दफ्तर के कर्मचारी से बदसलूकी की। लखनऊ में अपने दफ्तर का जायजा लेने पहुंचे पचौरी सफाई कर्मचारी को देखते ही भड़क गए। संविदा पे हो कोई हो, कब से हो तुम? देखो सफाई क्या करेगा बताइए मुझे, तभी हालत है सफाई की। विवाद होने पर पचौरी ने सफाई दी कि उन्होंने बदसलूकी नहीं की थी। मैंने जो कहा केवल इतना कहा कि योग्य व्यक्ति रखो। जो व्यक्ति जिस काम के लिए है ना, वो बेचारा कमजोर, असहाय, अरे उसको और कोई काम दे दो। देश में 1 मई से रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी नियमों को नोटिफाई कर दिया है। इस एक्ट के नियमों के तहत डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को रियल एस्टेट रेगुलेटर्स के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रियल एस्टेट एजेंट्स को भी हमने अनुमति दिया, उनके लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने का समय मई 1 तारीख से मिलेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजंस देयर विल बी अट्रैक्टिंग ह्यूज पेनल्टीज। मोदी सरकार के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेशों समेत 15 राज्यों ने रियल एस्टेट एक्ट के नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जबकि 16 राज्यों ने नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। केंद्र ने उम्मीद जताई है कि सभी राज्य 30 अप्रैल तक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन कर लेंगे। इसके अलावा केंद्र ने कहा है कि सरकार 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष्य पूरा कर लेगी। सीबीएसई ने किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी बेचने वाले स्कूलों को चेतावनी दी है। सीबीएसई ने एक एडवाइजरी जारी की है कि स्कूल व्यावसायिक संस्थान नहीं है, उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे में किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी बेचना नियमों के खिलाफ समझा जाएगा। अभिभावकों ने इस बारे में सीबीएसई से स्कूलों की शिकायत की थी। सीबीएसई ने स्कूलों से यह भी कहा कि वो एनसीईआरटी को छोड़कर किसी और प्रकाशक की किताबें न पढ़ाएं। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधने के मामले में सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। पत्थरबाज को जीप से बांधने का फैसला लेने वाले मेजर लिट्टू गोगोई के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की अगुवाई कर्नल रैंक के अधिकारी कर रहे हैं।
जांच रिपोर्ट 1 महीने में आ जाएगी। श्रीनगर में उपचुनाव के दौरान बीड़वाह में पत्थरबाजी से बचने के लिए सेना ने काफिले की पहली गाड़ी पर पत्थरबाज को बांध दिया था। राज्य की पुलिस ने इस मामले में एक FIR दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली के ताज मानसिंह होटल की नीलामी को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला टाटा ग्रुप की नीलामी रोकने की याचिका खारिज करते हुए सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीलामी में टाटा ग्रुप भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन नीलामी से बाहर हो जाने की स्थिति में टाटा ग्रुप को 6 महीने के भीतर होटल खाली करना होगा। टाटा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें कहा गया था कि NDMC होटल को नीलाम नहीं कर सकती क्योंकि लीज उनके पास है और लीज को रिन्यू किया जाना चाहिए। बरखा शुक्ला सिंह ने दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया और राहुल गांधी की पार्टी करते हुए 2 तस्वीरें भी जारी की हैं। 28 मार्च को पहला नवरात्रा भी था, औरतों ने व्रत रखे हुए थे, तमाम दिल्ली से औरतें आई थी, सब वहाँ भूखी प्यासी बैठी रही, नारेबाजी करे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अंदर वो गया, वहाँ से आके बोला कि साहब वो कह रहे हैं व्रत है तो हम क्या कर, नवरात्र है तो हम क्या कर सकते हैं। बरखा शुक्ला सिंह ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर भी गंभीर आरोप लगाए। पार्टी प्रेसिडेंट जो है हमारे प्रदेश के, उन्होंने मुझे बुला के बेइज्जत किया, बदज़बानी करी, गलत बातें बोली। उसकी कंप्लेन मैंने मिसेस गांधी से करी, राहुल जी को करी, मगर उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं। 2 दिन पहले ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 6 जगहों के नाम बदलने के चीन के कदम पर कड़ा एतराज जताया है। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, किसी जगह का दूसरा नाम रख या नया नाम देकर उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। रीनेम और इन्वेंट names for the towns of your neighbor, it doesn't make illegally held territory legal. विदेश मंत्रालय के मुताबिक नाम बदलने को लेकर चीन की सरकार से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन अपने आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। पनामा पेपर लीक से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ को थोड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में नवाज शरीफ को पद से हटाने के लिए सबूत नाकाफी हैं। हालांकि अदालत ने नवाज शरीफ के परिवार के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का निर्देश दिया है। अदालत के फैसले को नवाज शरीफ की पार्टी ने जीत बताया है, जबकि विपक्ष ने नवाज का इस्तीफा मांगा है। पनामा पेपर लीक का मामला 90 के दशक में लंदन में संपत्ति के खरीद फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। उस वक्त नवाज शरीफ 2 बार पाकिस्तान के PM चुने गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जमीन अलॉटमेंट मामले में हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से पूछताछ की। ईडी के अफसरों ने दोनों को कई जरूरी कागजात भी दिखाए। पूछताछ में ईडी ने जानने की कोशिश की कि जमीन दोबारा अलॉट करने के पीछे किसका दबाव था। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस के कुछ और नेताओं से भी पूछताछ कर सकता है। पंचकुला में जमीन अलॉटमेंट के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के साथ CBI भी जांच कर रही है। कल नोएडा के सेक्टर 11 में एक कंपनी में आग लगने से 6 लोगों की मौत के मामले में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसे जांचने के लिए यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जब आज वहां पहुंचे तो वो फायर विभाग और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। अधिकारी महाना के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए। फायर अधिकारी भी महाना को मौके पर जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाए और इसी वजह से वो फायर दफ्तर पहुंच गए। यहाँ महाना ने फैक्ट्री को NOC देने की प्रक्रिया में कई खामियां पाई। आग लगने की घटना के बारे में जांच रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी। दिल्ली में एक स्कूली छात्र ने कार से कुचलकर एक व्यक्ति की जान ले ली। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कश्मीरी गेट इलाके में बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। फुटपाथ पर सो रहे लोग गहरी नींद में थे। कार चला रहा छात्र DPS मथुरा रोड स्कूल में 12वीं का छात्र है। आरोपी छात्र पिछले महीने ही 18 साल का हुआ है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। जिस कार से यह हादसा हुआ वो आरोपी के दोस्त के पिता की है।